हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हम अपनी ऑनगोइंग लेक्चर सीरीज वेयर वी आर गोइंग टू कवर द बेसिक पैरामीटर्स। अब हम जो है नेक्स्ट यूनिट पे शिफ्ट हो चुके हैं, दैट इज ऑल यूनिट 3। जैसा कि आप सभी को मैं सिलेबस में डिस्कस कर चुकी हूँ, जीएस पेपर 2 पार्ट बी हमारा अभी ऑनगोइंग चल रहा है। तो इसके आज हमारा नया यूनिट स्टार्ट होने जा रहा है, दैट इज यूनिट 3, राइट। और बेसिकली यूनिट 3 आपका ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। और आज की क्लास में बेसिकली हम इस ह्यूमन रिसोर्स के भी टॉपिक में सिंपली एलिमेंट्री एजुकेशन और जो हायर एजुकेशन में क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटी है, और इन गवर्नमेंट जो इन फ्यूचर भी क्या वे फॉरवर्ड होने चाहिए, इन सारे सेक्टर्स में आज की क्लास में हम ये सब कवर करने वाले हैं। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट सीरीज जो हमारी चल रही है। इसका लेक्चर नंबर 34 है। फॉर यू दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी माई सेल्फ आर्ची सहानी। एज यू ऑल नो कि हमारा एमपीपीएससी का मेंस का एग्जाम जो होता है, उसका पैटर्न जो होता है, दैट इज ऑल इन अ सब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव वे, राइट। इट मीन्स कि आपको जो एग्जाम पेपर अटेंड करना है, दैट इज ऑल स्टिक टू एंड रिटन टेस्ट। प्रीलिम जैसे नहीं कि जब वो 4 आंसर में यू जस्ट हैव टू मार्क इट करेक्ट, राइट। तो इसलिए जो हम ये पूरा जो ये सिलेबस है या फिर पूरे जो टॉपिक्स हैं, इसको एक थियोरेटिकल मैनर में पढ़ते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे को रिकॉल हो सके वाइल वी आर गोइंग, वाइल वी आर फेसिंग टुवर्ड्स एग्जाम। और हमारी टीम दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ द नोट्स एज वेल एज द लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स एज वेल। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इन टोटल जो है हमारे एमपीपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 1 से जीएस पेपर 6 तक 6 जो होते हैं मेंस एग्जाम होते हैं, राइट। इफ वी फर्दर टॉक अबाउट कि हमारा काफी कुछ जो है नया सिलेबस में चेंज हुआ है, राइट। तो कई बार स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या आपने जो है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है या फिर ये जो लेक्चर्स हैं ये पुराने ही सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाए जा रहे हैं। तो इट्स टोटली रॉन्ग। जो पूरी सीरीज या पूरा जो कोर्स कंटेंट है आपके लिए सिस्टमैटिक फॉर्म में जो पूरा फिर से वीडियो लेक्चर्स को रिकॉर्ड किया गया है या कोर्स कंटेंट को रेडी किया गया है, दैट होली स्टिक टू एमपीपीएससी का लेटेस्ट सिलेबस विच हैज रिसेंटली चेंज्ड। जो दिसंबर 2019 में इसका पूरा नोटिफिकेशन आया कि अब अपकमिंग 2020 से प्रीलिम्स और मेंस का एग्जामिनेशन में ऐसा पैटर्न रहेगा। सिलेबस में भी काफी कुछ चेंजेस हुए हैं, उसको देखते हुए ही ये पूरी नई सिरे से आपके लिए सीरीज को प्रिपेयर किया गया है, राइट। इफ आई फर्दर टॉक अबाउट कि बेसिकली हमने जब स्टार्ट किया एमपीपीएससी जीएस paper 2 part B, we have covered unit 1, that is all dimensions of Indian economy. There we have studied issue initiatives for primary, secondary और tertiary sectors. फिर उसके बाद हमने नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट जाना, जीडीपी, जीएनपी। तो ऐसे करते हुए हमने पूरी यूनिट 1 को कवर किया है। अराउंड 20 लेक्चर्स हमारे यूनिट जो है 1 में जो है पूरे डिवोट हो गए, राइट। नेक्स्ट सेकंड इफ वी टॉक अबाउट कि हमने यूनिट 2 में बेसिकली जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो इकोनॉमी, डेमोग्राफी, वेलफेयर स्कीम्स, सर्विस सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन, ये सब चीजें हमने मध्य प्रदेश को स्ट्रिक्ट रखते हुए ओवरऑल नेशन के बारे में जाना। फाइन। अब आज से हमारा जो है यूनिट 3 का फर्स्ट टॉपिक दैट इज एजुकेशन। और एजुकेशन में भी आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, ये सब चीजें हम आज की क्लास में करने वाले हैं। इसके बाद वी विल फर्दर प्रोसीड टुवर्ड वोकेशनल, टेक्निकल, मेडिकल एजुकेशन, इश्यूज रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन। ऐसे करते हुए बाकी जो है आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पूरा सिलेबस जो है देख ही सकते हैं, ओके फाइन। फिर यूनिट 4 एंड यूनिट 5, दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट बेसिकली जीएस पेपर 2 पार्ट बी। ये सब कुछ मेरे बारे में है, यू कैन रीड इट बाय योर ओन। एंड एट लास्ट हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट कोर्सेज रन किए जा रहे हैं आपके लिए। लाइक इफ आई टॉक टुवर्ड्स फर्स्ट कोर्स, बेसिकली दैट इज ऑल स्टिक टू एमपीपीएससी 2020, जो कि 2020 में जो एग्जाम होगा, जो बच्चे स्टूडेंट्स जो है 2020 में जो अटेम्प्ट देंगे उनके लिए पूरा ये कोर्स रेडी किया गया है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं तो आप अभी ऑनगोइंग लेक्चर ले रहे हैं वो जीएस पेपर 2 भी आपका इसी का ही सब पार्ट है, राइट। ऐसे ही प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल इन आवर वेबसाइट, यू कैन अवेल दैट ऑल्सो। टेस्ट सीरीज की बात करें हम तो मेंस की या फिर आपकी प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज भी हमारे द्वारा प्रोवाइड की जाती है। ऐसी प्रीवियस ईयर्स के आंसर राइटिंग डिस्कशन एंड एट लास्ट कंप्लीट कंसाइज नोट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। और इन सारे कोर्सेज में एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए यू कैन डायरेक्टली यूज माय रेफरल कोड, ताकि आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और एट लास्ट तब भी कोई क्वेरी रह जाती है, कोई रिगार्डिंग अगर कोई लेक्चर से रिगार्डिंग आपको पूछना है, वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, मेल पे कॉन्टैक्ट है
और एट लास्ट आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको क्विक जो है आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व हो सके। सो दैट्स ऑल अबाउट एन इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो चलिए हम आज की लेक्चर, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन होता क्या है। सो द टारगेट ऑफ यूनिवर्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि बेसिकली हमारा इंडिया की लिटरेसी लेवल काफी कम है और इनफैक्ट अगर हम जो बोलना चाहिए कि मेल फीमेल का रेशियो देखें लिटरेसी में, वो भी काफी ज्यादा डाइवर्जेंट है, फीमेल का काफी कम है एज कम्पेयर टू मेल पार्ट, राइट। सो द टारगेट ऑफ यूनिवर्सलाइजिंग एलिमेंट्री एजुकेशन हैज बीन डिवाइडेड। सो इसीलिए जो बेसिकली कि आपका 5 साल के बच्चों तक फ्री एजुकेशन और वहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स को भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी टुवर्ड्स एजुकेशन सेक्टर। ये सारी चीजों का ईज देना गवर्नमेंट की तरफ से और स्टूडेंट्स भी आने चाहिए। ये नहीं हो कि बीच में ही बच्चे हैं जो है स्कूल आना बंद कर दिए, ओके। तो इसलिए ही जो है एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया। इसके बेसिकली आपके 3 पैरामीटर्स पे ये वर्क करता है। एक तो यूनिवर्सल एक्सेस, ये नहीं कि अमीर लोगों को ही एलिमेंट्री एजुकेशन मिलेगी, जो बेसिकली जो छोटा सेक्शन या फिर बैकवर्ड कम्युनिटी, बैकवर्ड सेक्टर ऑफ द सोसाइटी, वो भी यूनिवर्सलाइज्ड है। बेसिकली एक नेशन के एज अ पॉपुलेशन रहने के उनको भी ये दायित्व होना चाहिए कि दे कैन यूनिवर्सली एक्सेस द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनिवर्सल रिटेंशन, बेसिकली कि रिटेन रहना चाहिए बच्चों को, ये नहीं कि जो पढ़ा वो शाम तक याद ही नहीं है या 10 दिन बाद पूछा तो सब कुछ भूल गए। और यूनिवर्सल अचीवमेंट की एट लास्ट कि सारे लोग जो है एलिमेंट्री एजुकेशन तक कम से कम अपनी जो है एजुकेशन को अपहोल्ड कर सके। सो बेसिकली ये आया कब था, तो ये जो फीचर है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देखने को मिला, दैट ऑल कम्स टुवर्ड्स 8th जो 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं बोली जाती हैं जिनको, सो 8th 5 ईयर प्लान में जो है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया था, राइट। सो वाइड रेंजिंग बेनिफिट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, ओवरकमिंग economic and social inequalities, empowerment, reduction of population growth and fertility to the child health via mother's schooling has weighted heavily in the evolution of consensual views of elementary education as a fundamental right। Basically जैसे हमने देखा कि elementary education क्या हुआ, धीरे धीरे इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक हैम्पर हो रही थी, लोगों का लाइवलीहुड अच्छा हो रहा था, सोशल इनइक्वालिटी और कम होती जा रही थी, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है लोगों में इतनी समझ में आ रही थी कि एक प्रॉपर फैमिली प्लानिंग या पूरी प्लान्ड वे में जो है अपने जो है अपन को जो है अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहिए। तो धीरे धीरे पॉपुलेशन ग्रोथ भी एक स्टैग्नेंट या फिर एक बेसिकली एक फीचर्ड के थ्रू, एक सिस्टमैटिक थ्रू के जो है वो आगे प्रोसीड कर रही थी। ऐसे फर्टिलिटी ऑफ द चाइल्ड, जो मदर हेल्थ केयर सिस्टम है या ज्यादातर जो आपकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज का सिस्टम कॉन्सेप्ट आगे आया। तो बेसिकली क्या हुआ कि लिटरेसी लेवल लोगों का बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे ये सब इंप्रूवमेंट देखे गए, ओके। और जैसे ये इंप्रूवमेंट देखने को मिले तो एलिमेंट्री एजुकेशन को हमने एज अ फंडामेंटल राइट की, मतलब ये तो दायित्व होना ही चाहिए इंसान का, जो हमारे आर्टिकल 13 से जो है पूरे 32 तक जो पूरे आर्टिकल्स आते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, राइट। तो उसी फंडामेंटल राइट में ही आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी आता है, ओके। फर्दर इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, हिस्ट्री अगर हम देखें इसकी, तो इंडिया हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज। जैसे आपने शुरू से सुना होगा गुरुकुल वगैरह खुलते थे, है ना, रामायण के टाइम में भी राम भगवान जी जैसे शिक्षा लेने के लिए गुरुकुल गए थे, ऐसे ही जो है। फिर उसके बाद काफी जो बड़े बड़े विद्वान रहे वो भी बच्चों को अपने साथ ही आश्रम में रखते थे। फॉरेस्ट एरिया में अरण्यक्स वगैरह जो होते थे वो फॉरेस्ट बुक्स ही हैं, जो कि वाइल स्पीकिंग जो आपके गुरु होते थे वो जब बोलते थे तो बच्चे उसको नोटेड डाउन, जो उनकी कॉपीज होती थी, दैट ऑल आर कम्स अंडर अरण्यकस, राइट। सो जो आपका ट्रेडिशन ऑफ द इंडिया देखा जाए तो भी एजुकेशन सिस्टम को काफी ज्यादा प्रमोट किया जाता है। सो द गुरुकुल्स वर अ टाइप ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट एरा। फिर उसके बाद शिक्षा, जो स्टूडेंट शिष्य, जो स्टूडेंट लिविंग विद गुरुज इन द सेम हाउस, सेम फॉरेस्ट एरिया, राइट। सो नालंदा जो कि सबसे ओल्डेस्ट, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी नालंदा जो बोली जाती है। अच्छा बताइएगा किसके द्वारा बनाई गई है, थोड़ा प्रीलिम्स स्पेसिफिक फैक्ट है, बस यू हैव टू टेल मी हु कॉन्स्टिट्यूट द नालंदा यूनिवर्सिटी, राइट। सो स्टूडेंट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड वर अट्रैक्टेड टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। इतना अच्छे इंडिया की नॉलेज, इतना ज्यादा जो है बाइफर्केट हो चुका था, लोगों को वर्ल्ड वाइड पता था कि लोग
जो है बाहर से लगा, आपने सुना होगा हुइनसांग, चाइनीज ट्रैवलर, मोरक्को ट्रैवलर, ये सारे आपके नालंदा यूनिवर्सिटी में फॉर एजुकेशन हायर जो है एजुकेशन को हायर करने के लिए आते थे, राइट। मेनी ब्रांचेस ऑफ नॉलेज सिस्टम हैज इट्स ओरिजिन इन इंडिया। एजुकेशन वाज कंसीडर्ड एट द हायर वर्च्यू इन एंशिएंट इंडिया। सो सिंस एंशिएंट इरा से ही हम बात करें, सो मेनी ऑफ द एजुकेशन, मेनी ऑफ द ट्रेडिशंस जो है हमारे इम्पार्ट करते हैं, वर्ल्ड की ट्रेडिशन, वर्ल्ड की एजुकेशन हिस्ट्री जो है उसके रूट्स हमारे इंडिया में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट एन हिस्टोरिकल व्यू टुवर्ड्स एजुकेशन। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, जब से जो है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट आ गया, राइट। तो सबसे पहले हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा सर्व शिक्षा अभियान, जैसे कि ये बता ही रहा है कि यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल, राइट। सर्व मीन्स यूनिवर्सल, शिक्षा एजुकेशन अभियान काइंड ऑफ पॉलिसी और मूवमेंट, राइट। सो द सर्व शिक्षा अभियान was launched in 2001. The goal is follows. तो बेसिकली 2001 में जो है ये लॉन्च किया गया था और इसके कुछ गोल्स थे, लाइक इफ वी फर्दर टॉक अबाउट ऑल 6 to 14 ईयर ऑफ ओल्ड एजुकेशन, मतलब बेसिकली जो पूरे 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन गारंटी स्कीम या फिर जो सेंट्रल ब्रिज कोर्स बाय 2005, मतलब कि जो लोग 2001 से तो ये लॉन्च हो गई, अब जो लोग 6 से 14 साल के बच्चे जो इस एज बिटवीन में आते हैं उनको गारंटीड एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। ब्रिज ऑल जेंडर एंड सोशल कैटेगरी गैप एट प्राइमरी स्टेज बाय 2007 एंड एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल बाय 2010। और फिर उसके बाद 2010 से तो ये आपका मतलब यूनिवर्सल रिटेंशन की, यू हैव टू रिटेन ऑल द कॉन्सेप्ट on the aspects whatever you have studied while inculcating the education, right. So the assistance under the program of Sarva Shiksha Abhiyan was 85:15 sharing arrangement, जो कि आपका जो है बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान आया या फिर नॉर्मली आपका एलिमेंट्री और एजुकेशन का कॉन्सेप्ट तो आया 8th 5 एनुअल प्लान में, राइट। ओके, सो आपका धीरे धीरे शेयर्स बढ़ने लगे और ड्यूरिंग 9th प्लान जो है 85 मतलब सेंट्रल और स्टेट का शेयरिंग होने लगा, फिर 10th में और कम, और फिर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट 50-50 के रेशियो में आ गए। कि पर्टिकुलर इफ आई टॉक अबाउट मध्य प्रदेश तो 50%, अगर मान लीजिए कि 100 रुपए का खर्चा आ रहा है एलिमेंट्री एजुकेशन को पूरा प्रोसीड करने के लिए, तो 50 रुपीज आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, मीन्स दिल्ली जो आपकी केंद्र सरकार है जो दिल्ली में रहती है, रिसाइड करती है, डे टू डे मीटिंग्स करती है, और ऐसे ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट भी 50% देगी। ओके, सो नेक्स्ट हमने देखा कि जैसे ये कॉन्सेप्ट आपका 8th ईयर प्लान में आया, 9th में धीरे धीरे परसेंटेज को डिक्रीज किया और एट द आपका आफ्टरमर्ड जो 10th प्लान है उसके बाद से आपका ये शेयर 50-50 की शेयरिंग में रन ऑफ होने लगा। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि DPEP एक कॉन्सेप्ट आया था, इज अ स्पेशल ट्रस्ट एंड अ न्यू इनिशिएटिव ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, मतलब सर्व शिक्षा अभियान या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन को और बूस्टअप करने के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट आगे आया। द प्रोग्राम सीज टू ऑपरेलाइज द स्ट्रेटेजी ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स, क्योंकि सबसे नीचे जो आपका बोलना चाहिए कि बॉटम लेवल अगर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है तो दैट इज ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट से तो विलेजेस लिंक्ड है, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट पे ज्यादा फोकस किया गया विथ एम्फेसिस ऑन डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट। जैसे पंचायती राज सिस्टम वगैरह क्या है कि लोकल एरिया में सेल्फ गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करना, तो ऐसे ही लोकल एरिया में एजुकेशन प्रोवाइड करना डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। पार्टिसिपेटरी प्रोसेस की लोकल एरिया के लोग पार्टिसिपेट करें, एम्पावर हो और एट लास्ट कैपेसिटी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा स्ट्रेंथन हो, सारे ही लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट पे, फिर स्टेट पे एंड आफ्टर दैट सेंट्रल लेवल पे। सो द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू state label registered society. The program aims at providing access to primary education for all children, reducing primary dropout rate to less than 10%, increasing learning achievement of primary school students by 25% and reducing the gender and social gap to less than 5%. तो बेसिकली इनने कुछ टारगेट रखा कि इतना जो है हर साल जो है हर पर्टिकुलर ईयर में जो आपका 10% रिड्यूस होना चाहिए ड्रॉप आउट रेट, 25% जो है लोग और ज्यादा प्राइमरी एजुकेशन की तरफ आपके अट्रैक्ट होना चाहिए। तो ये ईयर बाय ईयर ये प्रोग्राम्स को और इंक्रीज किया ताकि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट
और ज़्यादा अच्छा हो। लाइक ऐसे ही हमारा एक नया ऑपरेशन या फिर एक पॉलिसी या फिर स्कीम आई गवर्नमेंट के द्वारा, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। सो द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड विच हैज बीन लॉन्च्ड इन 1987 एम एट प्रोवाइडिंग एसेंशियल फैसिलिटीज लाइक 2 टीचर्स एंड टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट, कि हर एक स्कूल, हर एक प्राइमरी लेवल में एटलीस्ट 2 टीचर और लाइक व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, चॉक, जो भी डस्टर, बेसिक इक्विपमेंट्स वाइल जो आपको टीचिंग यूज होते हैं डे टू डे टीचिंग में, वो सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का काम था, राइट। सो द स्कीम वाज एक्सपैंडेड ड्यूरिंग 1993 टू प्रोवाइड 3rd टीचर रहता प्राइमरी लेवल में पहले टारगेट 2 टीचर का था, फिर उसके बाद अपहेल्ड किया गया और 3 टीचर्स का कॉन्सेप्ट लेके जाया गया विद एनरोलमेंट एक्सीडिंग 100 एंड टू कवर अपर प्राइमरी स्कूल थ्रू प्रोविजन ऑफ एडिशनल टीचर्स एंड टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट्स। तो और ज्यादा हम अट्रैक्ट कर सकते हैं अपर प्राइमरी लेवल को, और ज्यादा टीचर्स के एनरोलमेंट करा सकते हैं, एंगेज करा सकते हैं, और ज्यादा आपकी टीचिंग इक्विपमेंट्स, लर्निंग इक्विपमेंट्स को आप अपहोल्ड कर सकते हैं। सो दीज ऑल द टारगेट जो कि फर्दर अपडेटेड होते रहे। So that scheme provision 100% central assistance for teaching learning equipment and for salary of the teacher during the plan period. Construction of a school building is a state university. So basically state का बस infrastructure provide कराना, like कि कहाँ पे वो school जो है organize होगा, day to day activities कहाँ पे रन होगी, ये सारा state के अंदर आता था जिम्मा। बाकी सब जो equipments हैं, teachers की salary है, day to day daily needs है, ये सब आपकी कौन provide करता था, ये सब आपकी जो है वो आपके basically टीचर्स को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करती थी, राइट। तो दिस इज द होल डिफरेंस बिटवीन कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कितना जो है फीचर्स आपके स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आते थे। नेक्स्ट अगर ऐसे हम बात करें कि अभी करंट स्टेटस या करंट एजुकेशन स्टेटस, लिटरेसी रेट वगैरह इंडिया का कैसा है, ऐसे अगर हम बात करें कि लिटरेसी रेट की इंडिया की, तो करेंटली, क्योंकि हाँ जैसा कि आपको सभी को पता है कि हर 10 ईयर्स में सेंसस होता है जो कि पूरा स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है। तो अभी रिसेंट का जो हम सेंसस का डेटा पढ़ते हैं तो दैट इज ऑल which I have done since 2011, right। अब 2021 में होगा, तो अभी तो इसमें टाइम है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो अभी 74% करंट में अगर लिटरेसी देखा जाए, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, दैट इज 74। उसमें भी अगर हम मेल पार्ट देखें तो 82 एंड फीमेल का आपका 65। और इसमें पूरे कौन सा स्टेट जो है टॉप करता है लिटरेसी रेट में, तो केरला हैज टॉप द रैंकिंग, फॉलोड बाय दिल्ली, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बिहार जो है सबसे कम लिटरेसी है वहां की, फॉलोड बाय अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। हाउएवर दे आर इंप्रूविंग देयर पोजीशन टाइम बाय टाइम। जो है फर्दर फोकस किया गया, स्कीम्स लेके आई गई पर्टिकुलर स्टेट स्पेसिफिक, ताकि इन स्टेट्स का भी एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सके। सो बिहार हैज अ लिटरेसी रेट जो कि 63%, 63.8% है, एंड डेट ऑफ वुमेन इज 53। मतलब ओवरऑल वुमेन का भी सेंट्रल के स्पेसिफिक बिहार का कम था और ओवरऑल लिटरेसी भी कम थी। Okay, so literacy rate of the both adults as well as the youth have increased. Still, the absolute number of illiterates in India is as much as India's population was at the time of independence. So basically, आपका literacy rate भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन currently भी अगर हम देखें तो जो illiterate proportion जो है इंडिया में उतने ही है जितने की population थी हमारी इंडिया की during independence. Fine, तो इतना ज्यादा जो है अभी भी divergent है इस फील्ड में, तो हमें और ज्यादा से ज्यादा अच्छा सोचना चाहिए इस फील्ड के लिए ताकि अच्छी हमारी एजुकेशन या फिर लिटरेसी रेट हो सके। सो द जेंडर गैप इज अ टर्म ऑफ लिटरेसी बिगेन टू नैरो फर्स्ट इन 1991। सो बेसिकली जेंडर टर्म्स पहले क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ जो अपना सेंसस निकलता था उसमें दे यूज टू कैलकुलेट ओनली लिटरेसी रेट, बट ये जो जेंडर का कॉन्सेप्ट है लाइक मेल लिटरेसी एंड द फीमेल लिटरेसी, दैट होल कम्स इन 1991 एंड द पेस हैज एक्सिलरेटेड, हाउएवर स्टिल लैक्स ऑफ बिहाइंड गोल। फीमेल लिटरेसी रेट इज 7% यूनेस्को के अकॉर्डिंग। तो अभी भी ओवरऑल वर्ल्ड में जो है अभी ये फीमेल लिटरेसी रेट काफी कम चल रहा है, लैग कर रहा है बेसिकली. सो देयर आर लार्ज स्टेट वेरिएशन इन द जेंडर गैप. However, during 2001 to 2011, male literacy rate increased by 6% point, but the female literacy increased by nearly 12%. तो बेसिकली लिटरेसी इंडिया की लास्ट सेंसस 2001 के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो बढ़ रही है. अचीवमेंट इन द फीमेल लिटरेसी इन द बिहारी अगर एक्सपेक्ट देख लें तो 33% थी सिंस 2001 वाले जो सेंसस हुआ था, लेकिन अब ये 53, तो करीब 20% जो है इंक्रीज हुआ है, राइट.
So be that at its May, India is still lagging behind the world literacy rate. अभी वर्ल्ड का लिटरेसी रेट 86 है और अगर हमने लास्ट में ही पढ़ा कि इंडिया का भी लिटरेसी रेट ओवरऑल 65 है, तो अभी भी इंडिया अकॉर्डिंग टू यूनेस्को के जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा लैग कर रही है. अब हो सकता है इन अ टाइम फ्रेम मे बी इट विल अचीव द ओवरऑल जो वर्ल्ड का लिटरेसी रेट चल रहा है फीमेल का, उसके तर्ज पे ही जो है पैरेलल आ जाए. या ए मेजर ग्रुप ऑफ स्टेट्स लाइज इन द एवरेज रैंक जस्ट अबव द नेशनल लेवल इज 64.8%. तो कुछ ही स्टेट्स हैं जो कि नेशनल लेवल के आपके इक्विलिब्रियम में है और एल्स बाकी सब जो है आपके लैग कर रहे हैं नेशंस के लिटरेसी रेट से. तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 1st to 5 जो है एलिमेंट्री एजुकेशन है या प्री प्राइमरी लेवल है, प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है इसको अब हम समझते हैं. सो द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कंसिडर्ड एज अ पिरामिडिकल स्ट्रक्चर. ये पूरा पिरामिड, ये जो पिरामिड होता है ना उसके स्ट्रक्चर में ही ये पूरा फ्रेमवर्क बना हुआ है. प्री प्राइमरी लेवल बेसिकली जो प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर हम बोलते हैं ना दैट स्टूडेंट दैट ही इज इन प्री प्राइमरी लेवल. तो प्री प्राइमरी लेवल कौन हो जाता है? द पर्सन हु यूज टू या फिर जो बच्चा 5 to 6 ईयर्स की एज में होता है उसको हम बोलते हैं प्री प्राइमरी. ऐसी प्राइमरी क्या होता है? जो कि आपका यूनिवर्सलाइजेशन और फिर जो एलिमेंट्री एजुकेशन का भी जो कॉन्सेप्ट आता है. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें प्राइमरी या फिर एलिमेंट्री लेवल, जो कि हमारा अब एक फंडामेंटल राइट या फिर मूल अधिकार भी बन चुका है. तो ये जो 6 से 14 ईयर्स के जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं दैट ऑल कवर्स बेसिकली आपका ये 14 मैक्सिमम 5th स्टैंडर्ड तक होता है, राइट. सो द एलिमेंट्री एजुकेशन इज गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 21A जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि अभी हम इसी में फर्दर स्लाइड्स में पढ़ेंगे. राइट टू एजुकेशन का भी कॉन्सेप्ट 2009 में आया था. उसी के बाद से जो है आपका एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी लेवल एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट जो है गारंटीड एंश्योर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. सो फॉर दिस लेवल द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस, जैसे कि हमने बात किया कि 8th 5-year प्लान से ही आपका सर्व शिक्षा अभियान काइंड ऑफ सिस्टम आने लगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अपनी इंडिया की लिटरेसी पर भी अच्छा प्रोग्रेस कर सकें, राइट. सो सेकेंडरी लेवल द एज ग्रुप बिटवीन 14 to 18 फॉर दिस लेवल द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड सर्व शिक्षा अभियान टू सेकेंडरी एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान. तो सर्व शिक्षा अभियान का ही अपग्रेडेड वर्जन और जो 14 से 18 ईयर्स के जो लोगों को जब एड ऑन करा गया तो उसको हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तर्ज पे जो है इंक्लूड किया, राइट. नेक्स्ट इफ वी फर्दर टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन, सो जनरली देयर आर 3 लेवल, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड एमफिल या पीएचडी जो रहता है. सो टू कैटर द रिक्वायरमेंट ऑफ द हायर एजुकेशन द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान. तो आप समझ पाए, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड राष्ट्रीय उच्चतर जो आपका यूजी ग्रेजुएशन पे पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह जो हायर एजुकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट है वो रूसा के अंडर आता है. ओके, और लास्ट बेसिकली अब एक हमारा ये कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो आपका एसडीजीज वगैरह होता है. इससे पहले हमारे मिलेनियम एमडीजीज थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है. तो ये यूएनडीपी पूरा टारगेट निकालता है, यूनाइटेड नेशन इसको पूरा टारगेट निकालता है, इसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करना होता है. तो इसका गोल 4th नंबर का गोल भी यही 16 गोल 169 टारगेट ऐसा करके है इसमें इन असम. लेकिन हमें सिर्फ अभी हम एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करें तो वर्ल्ड लेवल पे भी जो गोल 4th आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करता है वो एजुकेशन फॉर ऑल या फिर यूनिवर्सल एजुकेशन का ही कॉन्सेप्ट पे ही बात करता है, ताकि जितनी ज्यादा लिटरेसी होगी लोग उतने ज्यादा स्किल्ड होंगे उस नेशन के. और एट लास्ट अगर स्किलिंग होगी तो हमने लास्ट वाली यूनिट में भी बहुत अच्छे से स्किल मैन पावर के बारे में पढ़ा कि जितना ज्यादा स्किल होगी उतना ज्यादा वो हमारी खुद के भी लाइवलीहुड, खुद के भी वेजेस और ओवरऑल नेशन के भी इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे. So this is all about the good factor of education. So it ensures equability, inclusive and quality of education along with the promotion of lifelong learning opportunities till 2030. हर 15 साल का बनता है ये पूरा SDGs की अगर हम बात करें तो 2015 से 2030 तक. फाइन, तो ये गोल 4 जो है आपका which mainly focus for education of all which ensures equitable, inclusive,
quality of education for all, for promoting a lifelong learning opportunity. So this is the goal number 4 जो कि आप मेंशन कर सकते हैं, या अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज SDGs तो आप बता सकते हैं कि SDGs एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसमें वन ऑफ द टारगेट हमारा एजुकेशन, गुड ड्रिंकिंग वाटर, हेल्दी लाइवलीहुड, हेल्थ, ये सारे कॉन्सेप्ट, न्यूट्रिशन वैल्यू, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपके बेसिक एमिनिटीज जो आती हैं, सोशल डेवलपमेंट के फैक्टर्स जो आते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है. Next, further, if we discuss about the provisions related to education which are enshrined in our constitution, जैसा कि मैंने बताया कि अपना 2009 में कि मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट हो गया राइट टू एजुकेशन. ऐसी और क्या क्या चीजें जो है which are enshrined in our constitution regarding education? So आर्टिकल 45, अगर आपको पता हो, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होते हैं, इट वॉज मैंशन्ड दैट द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन up to the age of 14 years within 10 years of commencement for the constitution. ठीक है, तो मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था अराउंड 1949-50 में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, उस टाइम से बोला गया कि एटलीस्ट 10 ईयर्स के तो लिए होना ही चाहिए. फिर ये बार बार जो है अमेंड होता रहता है और चेंज होता रहता है. अब तो ये फंडामेंटल राइट ही हो गया. तो हर साल जो है इसको देखा जाता है कि क्या कितना एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर फ्री एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की बेसिक लेवल पे. सो एज दिस वाज नॉट अचीव्ड, क्योंकि ये हर 10 साल में देखा जा रहा था, तो साल बाद जब 1960 में जब इसको देखा गया तो उतने इसके वैल्यूएबल डेटा आए नहीं, उतने टारगेट्स को इसने फुलफिल किया नहीं. दैट्स वाई जो है आर्टिकल 21 वॉज इंट्रोड्यूस बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 मेकिंग द एलिमेंट्री एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट रादर डायरेक्ट DPSP, क्योंकि DPSP आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आपको फोर्स नहीं करते, बस बोलते हैं कि होना चाहिए आपके स्टेट को सोचना चाहिए, पॉलिसीज बनाना चाहिए, लेकिन फोर्स नहीं करते. बट इफ इट इंक्लूड्स इन अ फंडामेंटल राइट देन इट स्टेट हैज अ ड्यूटी टू फॉलो दिस. ओके, तो इसलिए आर्टिकल 45 वॉज अमेंडेड और इसको फिर जो है आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में उसको आपके नोटेड डाउन कर दिया गया. अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 years. सो द इम्प्लीमेंट आर्टिकल 21A, इसीलिए जो है आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आया गया. किसके तर्ज पे? जो हमने बात किया था 8th 5-year प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पे जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान आया था, उसी के तर्ज में आपका RTE बनाया गया, राइट टू एजुकेशन बनाएगा. बट अ फर्दर इम्पेचस ऑन सर्व शिक्षा अभियान एम टू प्रोवाइड यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन in a time bound manner. So there should be a time bound, there should be a limitation towards and right to education. That's why RTE has been came into force. Okay, अब हम कुछ कॉन्सेप्ट्स राइट टू एजुकेशन, राइट टू बेसिकली क्या है एक्ट, ये क्या बात करता है, इसके रिगार्डिंग हम कुछ बात कर लेते हैं. इन 2009 जो कि आया, सो बेसिकली 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंट्रोड्यूस आर्टिकल 21A विच प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल children in the age group of 6 to 14 years as a fundamental right. So basically इसका भी टारगेट क्या था कि आपका एलिमेंट्री एजुकेशन कितने साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है एजुकेशन फ्री में स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में सलाह मशवरा करके जो है प्रोवाइड करे. उस कॉन्सेप्ट को हम उसको हमें एज अ फंडामेंटल मूल अधिकार बनाया. दैट ऑल कम्स अंडर एलिमेंट्री एजुकेशन. सो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट वॉज इनएक्टेड टू इम्प्लीमेंट दिस फंडामेंटल राइट. इसीलिए जो है आपका RTE एक्ट जो है फोर्स में आया. अब हम कुछ इसके प्रोविजंस देख लेते हैं. फाइन. सो द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल कंप्लीशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन इज अ नेबरहुड स्कूल. अपने आसपास, घरों के आसपास, बच्चे जहां रह रहे हैं उनके आसपास जो भी आपका लोकल एरिया में जो स्कूल है वहां पे एज एन एलिमेंट्री एजुकेशन टिल 14 ईयर्स उनको जो है प्रोविजन होना चाहिए कि वो एजुकेशन को जो है इनकलकेट कर सके. सो कंपल्सरी एजुकेशन मीन्स एन obligation for the government to provide a free elementary education. So ये कंपल्सरी है. बेसिकली कंपल्सरी मीन्स क्या हो गया कि गवर्नमेंट की ये ड्यूटी बन जाती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन को प्रोवाइड करना. राइट. सो प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड ऑन द एज अप्रोप्रिएट क्लास. कई बच्चों का मान लीजिए कि नर्सरी क्लास या
प्राइमरी लेवल में जो है उनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा पा रहा है, कुछ मान लीजिए कि ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या गवर्नमेंट के लूप होल्स की वजह से, या खुद से जो है बच्चे की फैमिली ने भी नहीं इंट्रोड्यूस किया है उसको स्कूल में, अपने नियर बाय नेबरहुड स्कूल में। लेकिन जब भी उसका एडमिशन हो रहा है तो अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द एज, अप्रोप्रिएट क्लास में उसको रजिस्टर करना चाहिए। ये भी वन ऑफ द प्रोविजन ऑफ आरटीई है। नेक्स्ट इफ वी फर्दर टॉक अबाउट द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स लाइक पीपल टीचर रेशियो, पर्टिकुलर जैसे अपन ने बात किया था कि प्राइमरी लेवल में 2 टीचर्स होने चाहिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके टीचर्स के इक्विपमेंट, डेली इक्विपमेंट्स को प्रोवाइड करता है। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल वर्किंग डेज, टीचर वर्किंग आवर्स, अप्रोप्रिएट ट्रेन एंड क्वालिफाइड टीचर, ये सब ड्यूटीज भी आरटीई की ही अतर्स पे जो है आपकी ओवरऑल प्रोविजंस में आती है। एक प्रोहिबिट फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट, जो आप बच्चों को कई बार मुर्गा बना देते हैं या फिर उनको पनिशमेंट देते हैं, तो उस टाइप का फिजिकल पनिशमेंट या फिर मेंटल हरासमेंट, कुछ टॉर्चर करना। स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन, जो आपका इंट्रोडक्शन या फिर आपका जो इंटरव्यू काइंड ऑफ होता है वाइल एडमिशन, तो ये सब चीजों को भी प्रोहिबिट करता है। फीस को, प्राइवेट ट्यूशन बाय टीचर्स, रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्नाइजेशन, सो ये सब प्रोविजंस इसके ये प्रोहिबिट करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द करिकुलम इन कंसोनेंस विद द वेरियस एंश्रीन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पूरा इसका करिकुलम, इसकी बुक्स कैसी होंगी, स्टाइल सेंटर्ड लर्निंग होगी, चाइल्ड फ्रेंडली होगी, स्टोरीज वगैरह ज्यादातर बच्चों को समझ में आनी चाहिए। टू फर्दर इंक्लूसिवनेस 25% जो है डिसएडवांस, जो आपका डिसेबल्ड लोग होते हैं, डिसएडवांटेज स्टूडेंट जो कि बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड होते हैं, नहीं इस तरह अपनी एजुकेशन को आप हेल्प कर सकते हैं, तो उन लोगों को रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट इसमें आया है, ताकि ये ना हो कि मान लीजिए कि आपके गांव देहात या फिर बैकवर्ड एरिया में भी स्कूल तो खुला है, लेकिन वहां पे जो रिच पर्सन है, गांव के भी जो रिच लोग हैं, वही लोग सिर्फ अवेल कर पा रहे हैं इस एजुकेशन सिस्टम को, इसीलिए जो है इसमें रिजर्वेशन का भी कॉन्सेप्ट लेके आया गया। नेक्स्ट इफ वी फर्दर टॉक अबाउट कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इज अ कंप्लीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एट द नेबरहुड स्कूल, तो ये सब हमने कवर कर लिया। अब लेकिन कुछ राइट टू एजुकेशन के जो है बेसिकली क्रिटिसिजम्स भी होते हैं। सो इवन दो द राइट टू एजुकेशन एंड सर्व शिक्षा अभियान हैज इंक्रीज एक्सेस टू स्कूल रिजल्टिंग टू हाई एनरोलमेंट, बेसिकली हाई एनरोलमेंट, लोग ज्यादा से ज्यादा या बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्कूल आने लगे, ड्रॉप आउट रेट कम होने लग गया। लेकिन हाउएवर देयर इज एन इनएडिक्वेट अटेंशन गिवन टू दिस सिनेरियो, कि मतलब बच्चों ने एडमिशन तो करा लिया, बट शुरू में तो वो काफी ज्यादा आ रहे हैं, पर आफ्टर मिड टर्म या फिर आपका जो एंड एग्जामिनेशन, एंड ऑफ द सीजन या सेशन पूरा है, तब जो है ड्रॉप आउट रेट देखने को मिला। मतलब स्टार्टिंग में तो ड्रॉप आउट रेट ठीक है, पर धीरे धीरे वो ड्रॉप आउट रेट ज्यादा मात्रा में देखने को मिल गया। तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि ये सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है आपके एनरोलमेंट को, बच्चों को ज्यादा ज्यादा स्कूल बुलाने को, उनकी कंटिन्यूटी पे जो है ज्यादा फोकस नहीं करता। देयर इज एन इनएडिक्वेट अटेंशन ऑफ जो पेरेंट्स टीचर रेशियो, जो अपन ने पीपल टीचर रेशियो, जो पर टीचर रेशियो अपन ने बात किया, उस पर भी ये ज्यादा फोकस नहीं करता। देयर इज अ फियर ऑफ फाइनेंशियल बर्डन, गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन का। तो कई बार होता है कि आपका जो ये पीटीआर जो रेशियो होता है वो कई बार ज्यादा देखने को मिलता है। द ग्रे एरिया ऑफ टीचर ट्रांसफर इज ऑल्सो इन हेल्पिंग द कॉज ऑफ दिस। Next, if we talk about, there is a provision of academic calendar being dedicated by the local authority, but it has not been implemented since all state holidays are not relevant for all localities. So इसलिए जो state holidays वगैरह होते हैं उस पे भी ये local लोगों को जो है छुट्टियां मिल जाती हैं। तो obviously उन लोगों के अगर मान लीजिए कि regional अगर कोई छुट्टी या फिर कोई त्योहार वो नहीं मनाया जाता, तो वहां पे जो है पंचायत लेवल पे बात करके एक लोकल एरिया का कैलेंडर बनाना चाहिए, एकेडमिक कैलेंडर। तो ये अभी भी अंडर प्रोग्रेस है। दिस इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन रूरल, अर्बन एंड रिच पीपल, रिच एंड पुअर एजुकेशन। ये मैंने आपको पहले बताया कि जो गांव के एरिया या विलेज या बैकवर्ड एरिया ऑफ द सोसाइटी में रिच और पुअर लोग जो होते हैं, उनमें काफी ज्यादा जो है इसमें भी डाइवर्जेंट, और या फिर बोलना चाहिए कि डाइवर्जेंस देखने को मिला है, राइट। इफ वी फर्दर टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ राइट टू एजुकेशन, देयर इज अ डाइवर्जेंस बिटवीन द 70% ऑफ द स्टूडेंट इन द गवर्नमेंट स्कूल, सो इट मस्ट बी फिक्स्ड इन द प्रायोरिटी बाय प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि कई बार देखा गया कि आधे स्कूल या आधी क्लासेस ही पूरी फुलफिल होती है बिकॉज ऑफ कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, टीचर की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। सो इन सब चीजों पर भी गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए। राज्यसभा अमेंडमेंट आरटी बिल स्क्रैबिंग नो डिटेंशन पॉलिसी की, मतलब अराउंड जो आपका 8th क्लास का बच्चा या 5th क्लास तक के बच्चों को डिटेन भी नहीं किया जा सकता, फेल भी नहीं किया जा सकता। दे हैव टू बी
pass even they are failed in an examination, right? So ये detention no detention policy का भी concept अभी under progress है. ऐसे ही अगर हम हायर एजुकेशन सिस्टम अपने इंडिया की बात करें, so India's higher education system of the world is the third largest in terms of, हम चाइना फर्स्ट और सेकंड यूएसए थर्ड नंबर पे आता है. सो इंडियाज हायर एजुकेशन सेक्टर वो हैज विटनेस अ ट्रेंडमस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज. ये अपन ने देखा था कि लाइक अपना पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल्स के जो यूनिवर्सिटीज है वो काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हुई है. इन अ प्रेस्टिजियस क्वारंटाइन सिंड्रोम वर्ल्ड University ranking 2020, only 3 Indian universities like IIT Bombay, Delhi and ISC Bangalore, Indian Institute of Science and Commerce, basically जो ISC Bangalore के नाम से जाना जाता है, यही टॉप 200 यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया की 3 जो है यूनिवर्सिटीज, रिनाउंड यूनिवर्सिटीज एंड रिकॉर्ड हुई. सो बेसिकली हमें और ज्यादा जो है वर्क करना है हायर एजुकेशन. तो बेसिकली क्या इश्यूज हैं, लाइक एनरोलमेंट काफी कम है. लोग जब प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन इतना कर्टेल नहीं कर पाते हैं तो इतना ज्यादा जो है आपका हायर एजुकेशन पे कैसे फोकस कर सकते हैं ना. इसलिए जो है ड्रॉप आउट रेट या फिर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका हायर एजुकेशन में सिर्फ और सिर्फ 25% है, विच इज वेरी क्वाइट लो एज कम्पेयर टू डेवलप्ड एंड डेवलपिंग मेजर जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके रिस्पेक्ट में काफी कम है. ऐसे अगर हम इक्विटी का कॉन्सेप्ट देखें तो जो अलग अलग सोसाइटीज हैं, लाइक अगर हम मेल का बात करें, फीमेल का बात करें, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब, तो डाइवर्जेंट सोसाइटीज में भी अलग अलग जो है हायर एजुकेशन सेक्टर्स को देखने को मिला हुआ है कि अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग इश्यूज, मतलब इक्वालिटी नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ द हायर एजुकेशन. जो टीचर क्वालिटी है वो सब चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल डेवलपमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, ये सब भी रीजन जो है आपके हायर एजुकेशन में देखने को मिलते हैं. फ्लॉज हैं बेसिकली, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुअर होता है, फैकल्टीज वगैरह जो होती है शॉर्टन होती है या फिर बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं होती है, राइट, या एडॉक बेसिस, टेम्पररी बेसिस पे जो है इशू कर दी जाती है. फिर लॉन्ग रन में वो बच्चों के क्लास में कोई आ ही नहीं रहा होता है. फिर आउटडेटेड, बहुत ही पुराना, मतलब अप टू डेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग जो है करिकुलम भी नहीं मेंटेन किया जाता. बहुत पुराने धर्रे से जो किताबें बुक्स चली आ रही होती है वही बच्चों को पढ़ना पड़ता है. रेगुलेटरी इशूज, जो कि एक ये पूरा ब्यूरोक्रेटिक प्राइवेट वगैरह जो है इन्वॉल्वमेंट हो चुका है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में भी काफी अच्छा स्मूथ फंक्शनिंग नहीं हो पा रही है ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी. तो इन सब चीजों को और ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल और प्रोफेशनलिज्म बनाने के लिए हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए. तो वे फॉरवर्ड अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ हायर एजुकेशन या ओवरऑल अपना एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया की, सो रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस रिफॉर्म शुड बी देयर. सो रीस्ट्रक्चर एंड मर्ज डिफरेंट हायर एजुकेशन रेगुलेटरीज लाइक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, है ना, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो कि सिर्फ एक ही जगह को पे काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्टर पे काम कर रहे हैं, तो इन सारी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज कर देना चाहिए, अमेंड करना चाहिए यूजीस को, कि ताकि वो रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर सके. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स जो है उनको बहुत ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी, वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटीज हुआ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव प्रोसेस से जो है उनको एक तरीके से सिलेक्शन करना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि हाउ द वाइस चांसलर ऑफ एन यूनिवर्सिटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड और बेसिकली रजिस्टर्ड. नेक्स्ट इफ वी टॉक्ड अबाउट एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क, तो ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मस्ट बी एक्रेडिटेड कंपल्सरी एंड रेगुलरली बाय एजेंसीज एम्प्लेन्ड बाय थ्रू अ ट्रांसपेरेंट हाई क्वालिटी प्रोसेस, राइट. सो बेसिकली अच्छी क्वालिटी ऑफ प्रोसेस से जो है टीचर्स और इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज का पूरा एक फुलफिलमेंट होना चाहिए. परफॉर्मेंस लिंक फंडिंग एंड इंसेंटिव की ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस यूनिवर्सिटी का अच्छा है तभी जो है यूजीसी उनको ग्रांट करेगी. तो इस टाइप से अगर करेंगे तो ऑब्वियसली जो हायर रैंकिंग एजुकेशन फंडिंग एजेंसीज है वो वगैरह जो है और ज्यादा अच्छी रैंकिंग लेके आएंगी वर्ल्ड लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी. उसके बाद ज्यादा से ज्यादा हमारा डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन को फोकस करना चाहिए, ताकि जो है स्मूथ डेली हमारी क्लासेस जो है रेगुलराइजेशन ऑफ द क्लासेस रह सके और ब्रॉडन द स्कोप ऑफ सिर्फ ओपन ऑनलाइन की. कई लोग जो जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ भी वो पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम उनके लिए और ज्यादा ईज हो जाता है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द वे फॉरवर्ड विच वी फर्दर हैव टू फॉलो टुवर्ड्स द हायर एजुकेशन, इनफैक्ट इन द ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया. सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडेज क्लास. आई होप यू लाइक्ड इट. अगर आपको अच्छा लगा तो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.